नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल की क्लास से शुरू कर चुके हैं एक नई मुहिम, और इस नई मुहिम के तहत हम लोगों ने शुरुआत की है भिन्न प्रकार की पुस्तकों की, जिसमें से मैंने जो सब्जेक्ट उठाया है वह इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में भी हम पहली पुस्तक कर रहे हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जो कि सुभाष कश्यप के द्वारा लिखी गई है। हम लोग यहाँ पर जब पुस्तक को पूरा करेंगे, पढ़ेंगे, तो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, हम लोग MCQ बेस्ड लेकर के चलेंगे, यानी कि हम लोग हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको उठाएंगे और उनकी चर्चा करेंगे। और इस पूरे क्रम के बाद में हर चैप्टर के जब MCQ हो जाएंगे, उसके बाद में चैप्टर का पूरा आपको समरी भी बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? कहता है हु अमंग द फॉलोइंग इज सॉवरन इन अ डेमोक्रेसी। कहता है कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर इनमें से कौन ऐसा है जो संप्रभु है, यानी कि बात हो रही है सॉवरन की, यानी कि अर्थात कहें तो शक्ति है, जो सत्ता है वह किसके हाथ में है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास हैं। देश के लोग, पीपल यानी कि जनता। ऑप्शन बी कहता है जुडिशरी यानी कि हमारी न्यायपालिका, और ऑप्शन सी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और चौथा है हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कौन है यहाँ पर संप्रभु? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द हमको पकड़ना है, वह है लोकतंत्र, जिसको आप कहेंगे हिंदी में लोकतंत्र, इंग्लिश में डेमोक्रेसी। देखिए, जब लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो दुनिया के अंदर दो प्रकार के लोकतंत्र दिखाई देते हैं। एक लोकतंत्र जिसे हम लोग प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, और दूसरा आता है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। हिंदी में आप इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं और डायरेक्ट को हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। दोनों ही केस में जब आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो दोनों ही मामलों में जनता ही अंतिम मालिक होती है। कहने का मतलब यह वो शासन है जो कि लोगों के द्वारा चलाया जाता है और लोगों के लिए ही चला जाता है। हम लोग NCERT पढ़ चुके हैं और बेसिक पुस्तकों में हम लोग इस बात को जानते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी कहलाता है। अब ये जो दो प्रकार का शासन हम देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? अंत में शासन तो लोगों ने ही करना है। देखिए, जब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जो शासन चलाने का काम है, कानून बनाने की व्यवस्था है, ये जनता के इन्वॉल्वमेंट के साथ की जाती है। जनता का इन्वॉल्वमेंट का मतलब यहाँ पर कई प्रकार के टूल काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टूल इस क्रम में जाता है रेफरेंडम। सबसे पहला टूल इस क्रम में आता है रेफरेंडम। इस रेफरेंडम का अर्थ होता है कि यदि कोई कानून बनाने के लिए प्रपोजल लेकर के आया जाए और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है, तो ऐसे में इसे जनता को रेफर कर दिया जाता है। जनता का जो भी निर्णय होगा बाद में उसी के आधार पर कानून बन जाता है। इसी क्रम में जो दूसरा टूल है, हम लोग उसे इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव का अर्थ प्यारे बच्चों बनता है कि यदि जनता स्वयं कोई कानून बनवाना चाहे तो वह भी ऐसा काम कर सकती है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए प्रपोजल लाया जाता है, और प्रपोजल पर जनता के द्वारा यानी किसी मुद्दे पर अगर कानून बनवाना है तो जनता एक मुहिम चलाती है, और जब एक मामला सेटल हो जाता है, कहने का मतलब, मामला सेटल का मतलब क्या है, यहाँ पर मत करवा दिया, या फिर आज के टाइम पर कहें तो सोशल मीडिया हैंडल चलते हैं, ट्विटर इत्यादि की बातें होती हैं। तो अगर जनता किसी खास मकसद पर कानून बनवाना चाहती है तो उस कानून के प्रस्ताव को देश की विधायिका के पास भेज देती है और फिर उस पर निर्णय लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा इनिशिएटिव। और इसके बाद जब हम तीसरे टूल की बात करते हैं तो तीसरे टूल में आता है रिकॉल। रिकॉल का अर्थ है यदि जनता के द्वारा के चुना गया कोई भी प्रत्याशी, कोई भी प्रतिनिधि अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है तो उसे वापस भी बुलाया जा सकता है। और चौथा यहाँ पर आता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट इसको आप जनमत कहते हैं, जनमत संग्रह के द्वारा निर्णय भी कहते हैं। कोई निर्णय देश की सरकार को लेना है, असमंजस में है, तो ऐसे मामले को जनता को रेफर कर दिया जाता है और वोट के द्वारा इसे सेटल किया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर सभी निर्णय लोकतंत्र में स्वयं जनता ले रही है। आज के टाइम पर इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो स्विट्जरलैंड के अंदर आप इसको देख सकते हैं, व्यवस्था फॉलो की जाती है।
लेकिन ये उन लोगों, उन देशों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, देशों के लिए लाभकारी है जहां पर जनसंख्या कम है और वहां का जो इलेक्टोरेट है यानी कि जनता है, उनको मुद्दों की समझ है। लेकिन भारत जैसा लोकतंत्र जहां पर आप देखें संख्या ही संख्या है, 125 करोड़ से अधिक की आबादी है, वहां पर आप सोचें कि इनमें से किसी भी टूल को ला करके आप किसी मामले को सेटल करवाना चाहते हैं तो पॉसिबल हो पाएगा? लगता है नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में दूसरा लोकतंत्र काम आता है जिसे हम लोग अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ है कि देश के अंदर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और जनता के द्वारा चुने हुए ये प्रतिनिधि देश की विधायिका के अंदर जाकर के कानून बनवाएंगे और कानून को लागू भी करवाएंगे सरकार के अंदर बैठ करके। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर सॉवरेन कौन होता है, सत्ता किसके हाथ में होती है? तो ये सॉवरेनिटी या शक्ति की बात करें तो ये अंत में देश के लोगों के हाथ में आती है, लोग ही इसके अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्या कहता है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संवैधानिक कानून के लिए सही नहीं है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन के अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और जब पूछा जाता है सही या नहीं तो वो पढ़ना भूल जाता है। तो यहां पर क्या है? सही नहीं है, नॉट करेक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे कि संवैधानिक कानून क्या होता है। देखिए, संवैधानिक कानून एक प्रकार का कानून ही है और ये कानून का आप कहें तो वैसे इसकी डेफिनेशन अगर आप हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन निकालेंगे तो वो तो मिलना मुश्किल है, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देश के अंदर कानून का वह हिस्सा जो सरकार की पद्धति को लेकर के चलता है, सरकार की पद्धति को नियंत्रित भी करता है, रेगुलेट भी करता है, उसे आप संवैधानिक कानून के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नाम से जानते हैं। ये तो एक डेफिनेशन है। अगर हम आज के टाइम पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की यानी कि सिस्टम पद्धति की चर्चा नहीं की जाती, इसके अंतर्गत सरकार के जो विभिन्न अंग हैं जैसे कि कार्यपालिका है, साथ में हमारी विधायिका है और आप इसको न्यायपालिका को भी ले लीजिए, इनको पढ़ना, इनके आपस के संबंध को समझना, उस सामंजस्य को बिठाना और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के अंदर हमारी जनता का इन अंगों के साथ किस प्रकार का संबंध रहेगा। कई बार होता है ना कि सरकार कोई कानून लेकर के आती है, जनता को पसंद नहीं आता, विद्रोह कर देते हैं, जुडिशरी के अंदर जाकर के क्या किया, एप्लीकेशन लगा दी। तो ये पूरा का पूरा जो संबंध है, इस से जुड़े हुए जो कानून है, आप उसे क्या कहेंगे? उन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संवैधानिक कानून को कहेंगे। अब क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन हम देखें, सबसे पहला कहता है कि इसका मतलब है ओनली द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर केवल और केवल संविधान का पाठ शामिल है, यानी कि संविधान के जो टेक्स्ट है, जो वर्ड्स हैं, इसका मतलब सिर्फ वही है। ऑप्शन 2 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केस लॉ, मुकदमों के आधार पर कानून व्यवस्था, और तीसरा कहता है कन्वेंशन यानी कि ऐसे प्रथाएं, ऐसे नियम जो कहीं लिखे तो नहीं है बट फिर भी फॉलो किए जाते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड हैं। इसके बाद में चौथा कहता है उपरोक्त सभी, क्या ये सभी के सभी इसके अंदर शामिल होते हैं? तो देखिए, जब संवैधानिक कानून की आप बात करते हैं तो इसका मतलब कहीं ये नहीं होता है, कहीं पर भी ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ संविधान के शब्द, इसके अलावा भी कुछ जैसे कि कन्वेंशंस हैं ये भी इसके अंदर शामिल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केस लॉ है ये भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या कहता है? देश के अंदर जब हम संवैधानिकता की बात करते हैं तो संवैधानिकता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब संवैधानिकता क्या है इसको समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझ लीजिए। कई बार लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दोनों एक जैसे हैं, जबकि दोनों एक जैसे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, संवैधानिकता का मतलब क्या है? संवैधानिकता का मतलब यहां पर देश की व्यवस्था से है, देश की जो पॉलिटी है उससे संबंधित है। अब पॉलिटी किस प्रकार की हो, व्यवस्था कैसी हो? यहां पर कहता है व्यवस्था ऐसी हो जो किस प्रकार से चले, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले, व्यवस्था संविधान के अनुसार चले। संविधान के अनुसार चलने का मतलब क्या है? जब संविधान के अनुसार व्यवस्था चलेगी तो दो फीचर उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले लिमिटेड गवर्नमेंट, सबसे पहले क्या फीचर दिखाई देगा? सबसे पहले फीचर आपको दिखाई देगा उसके अंदर लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, यानी कि सरकार की अपनी सीमाएं होंगी, सरकार अपनी सीमा से बाहर जाकर नागरिकों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कि नागरिकों के पास अपने मौलिक अधिकार हैं, उनको आप हनन नहीं करेंगे। और
वह कानून बनाएंगे जो किसी प्रकार से देश के नागरिकों को परेशान करने वाला ना हो। तो लिमिटेड गवर्नमेंट इसका पहला फीचर है। दूसरा आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यानी कि जब भी संविधान के द्वारा बनाई हुई सरकार होगी तो उसको आप क्या कहेंगे, वह कैसा होगा, कानून के आधार पर चलने वाली सरकार होगी। तो कहने का मतलब आप इसमें समझ रहे होंगे इसका अर्थ कहां से निकल करके आ रहा है। इसका अर्थ निकल करके आ रहा है, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब लोकतांत्रिक सरकार। अब जो लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर सरकार दो प्रकार से चलती है। एक सरकार कौन सी होती है, एक सरकार वैसी चलती है व्यवस्था वो है जो कि लिखित संविधान के आधार पर चलती है, और दूसरी है जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अलिखित संविधान के आधार पर चलती है। अगर कोई सरकार व्यवस्था लिखित संविधान के आधार पर चलती है तो इसका इनहेरेंट प्रिंसिपल ही क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। भाई लिखित संविधान में तो बात ही सीधी रूल ऑफ लॉ की जाती है ना। और अगर हम देखें आज के सिनेरियो में, अगर हम देखें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लिखित सरकार का मतलब निश्चित तौर पर संवैधानिकता है? जवाब है नहीं। कई जगह आप देखते हैं लिखित संविधान है देशों के अंदर, लेकिन वहाँ पर ऐसी सरकार निकल करके आती हैं जो कि तानाशाही रवैया अपनाती हैं और जाकर के देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन भी करती हैं। कई बार नागरिकों को शोषण भी किया जाता है। तो याद रखना, लिखित संविधान का कहीं मतलब नेसेसरीली ये नहीं है कि जहाँ पर लिखित संविधान है वहाँ पर संवैधानिकता को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है। कहीं उसका ये अर्थ नहीं निकल करके आता है। और कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है लेकिन फिर भी संवैधानिकता तो है, रूल ऑफ लॉ तो हमने वहीं से सीखा है। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर ये है आपका संवैधानिकता। अब इसका क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य है, कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला, क्या इसका अर्थ संविधान है? इसका अर्थ संविधान नहीं है, संविधान की भावना है। ठीक है, तो गलत हो गया। दूसरा कहता है पॉलिटी गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसी व्यवस्था जो कि संविधान के द्वारा चले, वही मैंने आपको बताई थी। तो बी क्या है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। तीसरा ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या इसका मतलब लिखित संविधान है क्या, केवल लिखित संविधान? जवाब है नहीं, क्योंकि जहां पर अलिखित संविधान है वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहता है, संविधान की भावना रहती है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, लिमिटेड गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आंसर क्या बनता है, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा है जिन्होंने संविधान को जीवित प्राणी या जीवित जीव भी कहा है? ऑप्शंस हमारे पास अंबेडकर साहब हैं, सुभाष कश्यप हैं, डी बासु हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। अब जरा देखिए इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। देखिए अगर हमारा संविधान स्टैटिक होता, निर्जीव होता, तो कभी भी ये इवॉल्व नहीं होता। आप देख रहे हैं कि भारत का संविधान जब 1950 में लागू हुआ, 1949 में बनकर के आया, 50 में लागू होने के बाद ये स्टैटिक नहीं है। समाज के अंदर बदलाव आता है, नई ज़रूरतें आती हैं और उन नई ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग संविधान को अमेंड भी करते हैं। जैसे कि कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अब तक बताइए कि भारत के संविधान में कितने कुल संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो कितने हो चुके हैं, 105 संविधान संशोधन। तो ये चेंज आप देख रहे हैं, इवोल्यूशन आप देख रहे हैं। बात समझ में आती है? सिर्फ इतना ही नहीं, देश का जो संविधान होता है वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है। वहाँ के लोगों पर कैसे निर्भर करता है, जहाँ के लोग जैसी सोच उसी प्रकार का संविधान होता है। भारत का संविधान लोकतांत्रिक संविधान, सेक्युलर गवर्नमेंट, साथ में सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसी तरीके से हम पड़ोसियों की तरफ चले, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो वो तो सेक्युलर नहीं है, इस्लामिक कंट्री बन जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है, यह संविधान आप स्टैटिक इसको नहीं कहेंगे, समय के साथ इवॉल्व होता है। और कैसे इवॉल्व होता है, वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है। जो लोग उसको चला रहे हैं उन्हीं के अनुरूप वह ढल जाता है। तो यहाँ पर किसने कहा इसको जीवित प्राणी, तो याद रखेंगे सुभाष कश्यप ने इसको क्या कहा है, इसको जीवित प्राणी कहा है अपनी पुस्तक के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्पिरेशन फॉर इंक्लूडिंग पंचायती राज इन डीपीएसपी। कहता है कि भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज को शामिल करने के लिए इनमें से कौन प्रेरणादायक था, किसकी प्रेरणा के आधार पर इस चैप्टर में शामिल किया गया पंचायती राज को। देखिए पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो पंचायती राज की चर्चा वैसे तो भारत के संविधान के भाग 9 में है,
73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनका संवैधानिकरण किया गया था। लेकिन डीपीएसपी में भी इसका एक आर्टिकल है, और वो आर्टिकल कहाँ पर आता है? वो आर्टिकल आता है आर्टिकल 40। वैसे डीपीएसपी आप जानते होंगे, संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पर है? संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 के अंदर निर्देश दिए गए हैं राज्य को कि आने वाले समय पर, सही समय पर, जब उसके पास क्षमता बन जाए, कैपेसिटी बन जाए, तो वह कुछ काम करे। जैसे कि आर्टिकल 40 कहता है कि आपको पंचायतों का गठन करना है, और पंचायतों का गठन करने का मतलब ये नहीं कि उसको बना करके छोड़ देना है, आपको उनको समय पर शक्ति देनी है, उनको सुदृढ़ बनाना है, मजबूत उनको बना देना है। तो ये आर्टिकल 40 के अंदर कहा गया है। क्वेश्चन ये कि किसकी प्रेरणा के आधार पर ऐसा हुआ है? सबसे पहला लॉर्ड रिपन, वायसरॉय लॉर्ड रिपन। वायसरॉय लॉर्ड रिपन की बात करें तो भारत के अंदर 1880 से लेकर के 1884 के अंतर्गत इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में कहा जाता है ये भारत के अंदर जो लोकल बॉडीज की ऑटोनॉमी है, उनकी जो स्वायत्तता है, उसका जनक, फादर ऑफ लोकल ऑटोनॉमी इन इंडिया, वायसरॉय लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, वैसे अगर हम नगर निगम की बात करें तो आपको पता है कि पहला नगर निगम बहुत पहले, अंग्रेजों के समय पर नहीं, उससे पहले भी जब देश के अंदर औरंगजेब का शासन था, तभी मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और फाइनली ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये और बढ़ करके सामने का मतलब और इवॉल्व हुए, और इस इवोल्यूशन के साथ साथ 1882 में इनको स्वायत्तता दी गई, यानी कि आप अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उसके लिए आपको फंडिंग इत्यादि उठानी, तो टैक्सेशन वगैरह की पावर आपको मिल जाती है। तो ये वायसरॉय लॉर्ड रिपन के समय पर की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि किसकी प्रेरणा के आधार पर इन्हें भारत के संविधान में शामिल किया गया, तो यहाँ पर अगर हम अपना एंशिएंट इंडिया उठा करके देखें, प्राचीन भारत उठा करके देखें, तो प्राचीन भारत के अंदर हम पता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत के अंदर चलती थी। एक तो ये हो गया। दूसरा, महात्मा गांधी का स्वप्न ही ये था कि अगर आपको देश का विकास करना है तो विकास कैसे होगा? ये विकास आप लोकल लेवल पर अच्छा काम करके कर सकते हो। लोकल लेवल पर अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको ग्राम लेवल की बात हो रही है, और ग्राम स्तर की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर आपको शक्ति देनी पड़ेगी इसको, पंचायती राज को। तो ये जो है करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है इसका डी, बी एंड सी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनता है डी। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन सा जो है वह मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है? यहां पर इतिहास की कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले स्वराज विधेयक की बात होती है 1895 में। हम सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक की नेतृत्व में, साथ में श्रीमती एनी बेसेंट इत्यादि, तो वहां पर कोशिश क्या की गई थी? वहां पर कोशिश ये की गई थी कि भारत को क्या मिले? स्वराज मिले। और इसके साथ साथ कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, इन सभी की चर्चा यहाँ पर की गई और कहा गया कि क्या इनमें से ऐसा कोई है जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मौलिक अधिकारों से जुड़ा होने का क्या अर्थ है? यहाँ पर अर्थ ये है कि जब स्वराज बिल 1895 में आता है तो क्या इसके अंदर मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी? उसी प्रकार से कांग्रेस के दिए गए ये 2 अधिवेशन और साथ में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 में, जो कि हम सभी जानते हैं कि 1919 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके अंदर एक प्रावधान था कि आने वाले 10 वर्ष के बाद हम इसको रिव्यू करेंगे कि क्या ये संविधान उस समय के भारत के लिए सही काम कर रहा है, और अगर उसके अंदर किसी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जाएगा। ये उस समय पर सरकार ने वायदा किया था। अब नया आयोग जब उसको रिव्यू करने के लिए बिठाया गया तो उसको आप कहते हैं साइमन कमीशन, साइमन आयोग। अब ये साइमन कमीशन के साथ दिक्कत क्या थी? इसके साथ दिक्कत थी, इसके अंदर जितने भी सदस्य थे वो सबके साथ ब्रिटिशर्स थे, यानी कि इंग्लिश थे, उसमें किसी भारतीय को नहीं लिया गया। और जबकि भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हो रही थी, हमारे लोग भी पढ़ लिख गए थे, और पढ़ने लिखने के साथ साथ संस्थाओं में वो भाग भी ले रहे थे, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, तो संस्थानों में उनकी अपनी जिम्मेदारियां थी, उनको वो शोल्डर भी कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये आता था कि अगर साइमन कमीशन बनाया गया तो वहां पर भारतीयों को क्यों नहीं लिया गया है? इसी के लिए पूरे भारत के अंदर इसका विरोध किया गया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो फिर हमने कहा जी साइमन कमीशन गो बैक। जहां जहां पर इस आयोग जाता था लोग इसका विरोध करते थे। अब ये तो बात उसके विरोध की रही, यहाँ पर उस समय के ब्रिटेन के भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जो विदेश सचिव, यानी कि वो उन समय की बात है, तो उन्होंने एक चैलेंज जो है हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स को दिया कि देखो हम तो अपना संविधान लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन अगर आप में दम है तो आप अपना बना लो।
तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उस समय की कांग्रेस पार्टी में एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, जो कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। इन्हीं के साथ साथ वहाँ पर और भी सदस्य थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, साथ में तेज बहादुर सप्रू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। ये समिति अपना काम करती है, काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है, और उसके अंतर्गत हमने भारत का संविधान कैसा होना चाहिए उसका पूरा का पूरा स्वरूप देती है। अब जब ये पूरा स्वरूप देती है तो वहाँ पर दो फैक्टर आपको ध्यान रखने की जो उसमें शामिल किए गए थे। जैसे नागरिकता आज के टाइम पर हम पढ़ते हैं तो नागरिकता की परिभाषा इस मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अंदर दी जाती है। साथ में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो हम भाग 3 के अंदर पढ़ते हैं, तो भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनकी चर्चा वहाँ पर देखने को मिल जाती है। कहाँ पर? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। अब ऐसे ही क्या ये बाकी के 3 हैं उनमें भी हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा थी? तो जवाब है बिल्कुल सही। जैसे कि स्वराज बिल की बात कर रहे हैं, 1895 के अंदर आए इस विधेयक के अंदर। आज के टाइम पर जो हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, चर्चा थी, मांग थी। इसके साथ साथ और अधिकार जैसे कि राइट टू फ्रेंचाइज यानी कि मत करने का अधिकार, ये भी शामिल था। उसी प्रकार से 1918 के अंदर जो कांग्रेस का सम्मेलन बॉम्बे के अंदर हुआ, वैसे 2 सम्मेलन थे, एक दिल्ली के अंदर, एक बॉम्बे के अंदर। तो बॉम्बे वाले सम्मेलन के अंदर मांग की गई थी मौलिक अधिकारों की, और साथ में ये मद्रास सम्मेलन के अंदर भी मांग रही थी इसकी, मौलिक अधिकारों की। तो कहने का मतलब अगर हम मौलिक अधिकार की जड़ों को देखें तो ये जो जड़ें जाती हैं आपको कहाँ पर जाती हैं? ये आज़ादी का जो आंदोलन हम लड़ रहे थे वहाँ पर देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पर जब बुक आप पढ़ते हैं तो ये क्या कहना चाहता है पूरा चैप्टर, यहाँ पर बात की जाती है सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के संविधान के स्त्रोत की बात की जाती है, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को सीखा है। तो यहाँ पर 2 सोर्स हमारे लेखक बताते हैं। क्या कहते हैं कि भाई देखो 2 सोर्स रहे, एक तो रहा है भारतीय सोर्स, और भारतीय सोर्स का मतलब क्या है कि जब अंग्रेजों का शासन चलता रहा तो उस समय पर हम लोग कोचिंग ले रहे थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे किस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं। जैसे कि आप देखें भारत के संविधान का जो ब्लूप्रिंट है वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आता है। पूरा का पूरा आप देखें 75% आप कह सकते हैं ये यहीं से आता है। और अगर हम बात करें विदेशी सोर्स, दुनिया के संविधानों को हमने पढ़ा और वहाँ से जो चीज़ हमारे लिए जरूरी थी उसको हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके भारत के संविधान में शामिल कर दिया। जैसे कि बिल ऑफ राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स का जो चैप्टर है ये अमेरिका के संविधान में था, और अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने इसको बोरो किया, हमारे भारत के संविधान में पार्ट 3 के अंदर रख दिया, बन गया मौलिक अधिकार। तो ये इस प्रकार से 2 सोर्स की चर्चा हमारे लेखक करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर ए पार्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट 1928। अभी हमने चर्चा की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट की, जहां पर देश का संविधान कैसा होना चाहिए उसका पूरा प्रारूप बताया गया। तो उसके अंदर क्या क्या इनमें से शामिल था? सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली की सरकार। दूसरा कहता है सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा के उपाय। तीसरा आता है फेडरल पॉलिटी, संघीय व्यवस्था। और चौथा कहता है ऑल ऑफ द अबव। अब अगर हम यहां पर इन 4 ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, जब भी देश के अंदर सरकारें चलाई जाती हैं तो आज के टाइम पर 2 प्रकार की शासन पद्धतियां आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की सरकार और दूसरी है प्रधानमंत्री की सरकार। राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार जैसे कि आप देख सकते हैं यूएसए के अंदर है, और अगर हम देखें प्रधानमंत्री प्रणाली की सरकार तो भारत के अंदर, ब्रिटेन के अंदर है। अब जो राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है वहां पर जो उनका मंत्री परिषद होता है, वह मंत्री परिषद वहां की विधायिका, जैसे कि यूएस की बात करें तो वहां की कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है। दूसरी चीज, इनका जब चयन किया जाता है तो चयन करते समय ये बात कतई जरूरी नहीं है कि वो उनका कांग्रेस का सदस्य होना हो, ऐसे कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन भारत की बात करें, ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ का जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद के सदस्य कहाँ से आते हैं? जाहिर सी बात है हमारे देश की संसद से आते हैं। और इसके साथ साथ इनकी जवाबदेही बनती है कहाँ पर? लोकसभा के अंदर। वो जवाबदेही विभिन्न प्रकार से तय होती है, जैसे कि क्वेश्चन आर है हमारा, इसको हिंदी में हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं, 0R है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के मोशंस, एडजमेंट मोशन इत्यादि, उन सभी की चर्चा भी हम आने वाले समय पर करेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से टूल्स के द्वारा ये तय किया जाता है कि हमारी सरकार जिम्मेदार हो लोकसभा के प्रति। और अंत में जाकर के एक जवाबदेही बनती है कि जब तक आपके पास आंकड़ा है तब तक तो आप सरकार में बने रह सकते हैं, जिस दिन वो आंकड़ा चला जाएगा, बहुमत चला जाएगा, तो आपको सरकार को छोड़नी पड़ेगी। तो यानी कि संसदीय प्रणाली की सरकार जो जिम्मेदार है किसके प्रति? विधायिका के प्रति, भारत में लोकसभा के प्रति।
दूसरा कहता है सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी। सबसे पहले माइनॉरिटीज क्या है, भारत के संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि माइनॉरिटी क्या हो सकता है। भाई जिसकी पॉपुलेशन भारत के अंदर 50% से कम है तो उसको माइनॉरिटी में ले लिया करते हैं। अब ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको लेकर के भारत के संविधान में आज के समय पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अब आपको मुझे बताना कि कौन कौन से प्रावधान भारत के संविधान में हैं जो कि माइनॉरिटीज के लिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल के सेशन में दूंगा, यानी कि जब हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे कौन सा, बुक वाला। और आपको पता होना चाहिए कि जो बुक का सेशन हमारा चलता है कब से कब तक चलता है, ये मंडे टू सैटरडे चलता है और यहाँ का जो टाइम रहता है वो 9 बजे का रहता है। 9 AM का समय है, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आते हैं विरुद्ध सर, और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं आपके साथ इंडियन पॉलिटी की चर्चा करता हूँ। तो आइए जरा वापस चलते हैं। सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी क्या आगा प्रावधान भारत के संविधान में, तो कुछ प्रावधानों के आपको आंसर देना कहाँ पर, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। उसके बाद अगर उसके अंदर कोई करेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा, साथ में करेक्ट भी करूंगा। जिस बच्चे का नाम लेकर के, जिसने कमेंट किया है, जो आंसर करेगा उसका नाम लेकर के बताऊंगा, लेकिन किसमें, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आता है फेडरल पॉलिटी। फेडरल पॉलिटी का अर्थ क्या है कि जब देश के अंदर आप व्यवस्था चलाएंगे तो सत्ता का विभाजन होगा। सत्ता का विभाजन किसके मध्य, सत्ता का विभाजन केंद्र के मध्य और राज्य के मध्य, यानी कि जो शासन चलेगा वो 2 जगह से चलेगा। एक होगा यूनियन जिसको आप केंद्र कहते हैं, दूसरा होता है स्टेट, जो कि भारत के अंदर आज भी फॉलो होता है। एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार है जिसके पास अपनी शक्ति है, एक तरफ राज्य की सरकार है जिसके पास अपनी शक्ति है। और ये पूरी की पूरा डिवीजन कहाँ पर दिया गया है, 7वीं अनुसूची के अंदर दिया गया है। किन विषय पर केंद्र काम करेगा, किन विषय पर राज्य काम करेगा और किन विषयों पर दोनों काम करेंगे। 3 प्रकार की लिस्ट वहां पर देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये है इस समय पर कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें किस किस को शामिल किया गया था। तो आपको बता दें, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, माइनॉरिटीज के लिए सेफ गार्ड की बात हो, फेडरल पॉलिटी, इन सभी को कहां पर शामिल किया गया है, हमारा नेहरू रिपोर्ट के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर केम फ्रॉम। कहता है ऐसी व्यवस्था जिसमें मंत्री परिषद जो है वो किसके प्रति जिम्मेदार हो, वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार हो। इसका जन्म कहां पर हुआ है, यूएसए, दूसरा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। भाई अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पहला आंसर तो आप बिल्कुल देख करके मार देंगे, भाई ये तो कतई हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो क्या है, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार चलती है। अभी मैंने चर्चा भी की थी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका आंसर बनेगा, तो इसका आंसर बचता है प्यारे बच्चों बी, यानी कि ब्रिटेन के अंदर ये जन्म हुआ और वहीं से हम लोगों ने इसको बोरो किया, क्योंकि जब भारत का संविधान बना तो उस समय हमारे पास क्वेश्चन था कि कौन सी प्रणाली हम आगे लेकर के चलें। अब नया भारत, नया देश, नए चैलेंज उसके लिए थे, तो बेटर तो ये था कि हम क्या करें, जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करें, उसके अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन करें, और वही हम लोगों ने फॉलो भी किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनता है, ब्रिटेन, यानी कि बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी है। क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसको जरा एक बार आप समझ लीजिए। ये कहानी कहां से आती है, ये आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की जब व्याख्या की जाती है तो यहां पर कहा गया है कि संविधान की व्याख्या करते समय आपको जो सोच है वो संकीर्ण यानी कि नैरो नहीं रखनी है, ब्रॉडर सेंस में संविधान को देखना है और फिर आप उसका इंटरप्रेट करेंगे। कुछ लाइनें ऐसी लिखी होंगी जो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आती हैं। अब जब क्लियर कट समझ में आ रही हैं तो उसमें आप कोई त्रिछोल नहीं करेंगे। त्रिछोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप उसके अंदर कोई डबल 2 या 3 मीनिंग नहीं निकालेंगे। क्लियर कट लिखा है तो आप मान जाएंगे, जैसे कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटी फॉलो हो रही है कौन सी वाली हो रही है, फेडरल पॉलिटी जरूर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, भारत जो है राज्यों से मिलकर बनेगा। ठीक है, जिसके अंदर हम टिल्ट किसकी तरफ रहेंगे, सिस्टम टिल्टेड रहेगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। ये हमारा पहला आर्टिकल कह देता है। अब ये बिल्कुल क्लियर आउट अंडरस्टूड है, इसके लिए आपको कोई जबरदस्ती का आपको संविधान सभा की डिबेट नहीं निकालनी, डिबेट निकाल करके वहाँ से जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट निकालना, क्लियर कट लिखा हुआ है। उसके बाद अब जब इंटरप्रिटेशन आप करते तो इंटरप्रिटेशन में कई बार ऐसा होता है संविधान के अंदर आर्टिकल्स में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बाद में उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। जैसे कि भारत के अंदर जब लोकसभा
और देश के अंदर विधानसभा का चुनाव होता है, तो उस चुनाव के लिए कोई विवाद है तो आज के टाइम पर केस कहाँ जाता है? हाई कोर्ट के अंदर जाता है। हाई कोर्ट के बाद अपेलेट जुरिडिक्शन का अमर मिलती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिल जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर हम संविधान को देखें तो पहले एक प्रावधान आया करता था, और वो प्रावधान क्या था? प्रावधान ये कहता था कि अगर देश की संसद को लगता है तो चुनाव के इन मामलों के निपटारे के लिए किसी प्राधिकरण को गठित किया जा सकता है। अब समय आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो जुडिशियल रिव्यू के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो उस प्रावधान को डिलीट कर दिया। तो क्या उससे जुड़े हुए बाकी जो ये लाइन डिलीट होगी या पूरा का पूरा प्रावधान आर्टिकल डिलीट हो जाएगा? तो यहाँ पर एक डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहती है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहती है कि यदि संविधान के अंदर कोई भाग, कोई आर्टिकल आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, उसको हटाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप हटा देंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा पार्ट रह सकता है अगर उसका अपना कोई अर्थ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा सी, यानी कि संविधान का प्रावधान का एक हिस्सा अगर अमान्य पाया जाता है तो इसका मतलब नहीं है उस दूसरे हिस्से को भी डिलीट कर देंगे। उसको मान्यता मिलेगी कब? जब उसका अपना कोई वजूद है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा सी। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हमने पहला चैप्टर, जिसको आप कहते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय से हम लोगों ने आज के सेशन में 10 क्वेश्चन किए। अगर हम इस पूरे चैप्टर को देखें तो इस पूरे चैप्टर के अंदर ये आप देख सकते हैं, यहां पर पूरा इंडेक्स दिया गया है क्या है इसके अंदर। सबसे पहले क्या बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। अब संविधान तो हम सभी जानते हैं, संविधान क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। अब यहाँ पर डी वासु के हमारे सुभाष कश्यप क्या कहते हैं? ये कहते हैं भाई जब आप संविधान को देखते हैं तो संविधान को समझ लीजिए एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंदर हमारे पॉलिटी के बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया है, यानी कि देश के लोग शासन को कैसे चलाएंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर बताते हुए ये कहा गया है कि हमारे संविधान के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनेंगी। जैसे भारत के अंदर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हम लोग 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लेकर के चलते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आता है हमारा लेजिस्लेचर, जिसको आप लोग विधायिका, व्यवस्थापिका कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और फिर तीसरे नंबर पर आता है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। तो ये ऑर्गन्स को एस्टेब्लिश किया गया है। इस ऑर्गन्स को एस्टेब्लिश करने के बाद विधायिका की क्या शक्ति है, कार्यपालिका की क्या शक्ति है, न्यायपालिका की क्या शक्ति है, वो ये बताया गया है। इसके बाद बताया गया कि लोग भारत के अंदर कौन सुप्रीम है। भारत के अंदर भारत की जनता सर्वोच्च है, वो जो चाहेगी वही करेगी, और होता भी यही है। देखते हैं ना, अब हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, देश की जनता तय करती है कि कौन सरकार बनाएगा, और सरकार जो बनाई जाती है फिर देश के हिसाब से काम करती है, क्योंकि उनका अपना एक मैनिफेस्टो होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। बात समझ में आ रहे हैं? तो ये शुरू यहाँ पर बैठाया जाता है। अब इसको हम लोग कई बार फाउंडेशनल लॉ भी कह देते हैं। फाउंडेशनल लॉ का मतलब क्या है? देश के अंदर अगर कोई और कानून बनता है तो वो कहीं ऐसा ना हो कि देश के संविधान के अंदर जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको तोड़ने वाला हो। तोड़ने वाला का मतलब उनसे अलग जाने वाला ना हो, उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला ना हो, उनके साथ चलने वाला हो। तो ये हो गए संविधान की बात। अब इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा और भी बात है कि जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में भी कहा था कि संविधान क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कह दिया गया कि जीता जागता प्राणी है जो समय के साथ साथ इवॉल्व होता है। इसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून भी इसको कहा गया है। संवैधानिक कानून का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया पॉलिटी कैसी होगी, व्यवस्था कैसी होगी? व्यवस्था होगी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, संविधान के आधार पर, और वहाँ पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा और कम से कम गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद संघवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, संघवाद की चर्चा की गई। साथ में, अच्छा ये उल्टा हो गया यार, संघवाद, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून। संवैधानिक कानून का अर्थ वो कानून है, ध्यान सुनना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। संवैधानिक कानून का अर्थ वे कानून है जो कि देश की व्यवस्था को रेगुलेट करते हैं। उसके बाद संविधानवाद, संविधानवाद का मतलब देश की व्यवस्था जो चलेगी किसके अनुसार चलेगी? संविधान के अनुसार चलेगी, संविधान को फॉलो करना। और फिर आता है भारत के संविधान की चर्चा की गई कि भारत का संविधान कब आता है। हम सभी को पता है 26/11/1949 को बनता है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर लागू हो जाता है। जब लागू होता है उस समय पर भारत के संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, साथ में 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, बात समझ रहे हैं, और इसके साथ साथ 22 भाग हुआ करते थे। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो समय समय पर चीज़ें बदलेंगी और धीरे धीरे नए भाग भी ऐड किए गए,
नए आर्टिकल्स भी ऐड किए गए, नए शेड्यूल ऐड करके आज के टाइम पर 12 अनुसूचियाँ, 12 शेड्यूल भारत के संविधान में। इसके बाद भारत के संविधान के स्रोत की बात आती है कि भारत के संविधान को सिर्फ हमने ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से उठा करके बना दिया, हम लोगों ने अपनी ऐतिहासिक घटनाओं से भी सीखा। जैसे कि 1773 के अंदर सर हम जानते हैं कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है, जहाँ से आपके भारत के संविधान का पूरा स्ट्रक्चर ले लिया जाता है। और लास्ट में आकर के संविधान की व्याख्या की इंटरप्रिटेशन की बात की जाती है, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया था। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, यहीं पर पूरा कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो वो फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका फीडबैक हमको नहीं मिलेगा तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो आप जुड़े रहिए किससे, स्टडी IQ PCS से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।